Today is technically the penultimate day of our training. Tomorrow on 19th Sunday, we are thinking of running the last of our training this session. Because after 19th, there will be a lot of works, copy checking, result making, WhatsApp group, reorganization for the next session, and also book study. So I don't think after this tomorrow there will be possibility of running any other training. So make sure that tomorrow you attend all the programs, all the training sessions going tomorrow. And today is technically a very important topic or critical topic, Bloom's taxonomy. You can see India's are also being conducted in Australia. It is for introduction to the speaker by himself. Good conversation is so I am directly inviting. Good afternoon all. आज जिस टॉपिक पर हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे, दोनों एक साथ होगा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो होती है, वही हमारी टीचिंग मेथड होता है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, उसके आगे पढ़ने से पहले हमें ध्यान लें कि जब हम क्लास में खड़े होते हैं, तो सिर्फ हम एक बच्चे के लिए नहीं खड़े होते हैं, अपितु इस क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं हम सब के लिए खड़े होते हैं और सबका आईक्यू लेवल जो माइंड की सोचने की, समझने की, लेने की जो क्षमता है सबकी अलग अलग होती है। इसको सबसे पहले हमारे गुरुकुल के जो ज्ञाता हैं उन्होंने देखा और बच्चों का जो वर्गीकरण किया कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जल्दी समझते हैं, जल्दी लेते हैं, धीरे लेते हैं और बाद में उसको समझ करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक स्तर को नापने का जो मापना है, आगे बढ़ने की जो विकास का क्रम है, आज उसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी, शायद आप लोगों नाम सुना होगा, जितनों ने अप्लाई किया था, यह हमारे बीएड का सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है। मैं भी इसके बारे में कम जानता था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा, अध्ययन किया, क्योंकि ये मेरे साथ में सब हो चुका है। बहुत सारी चीजें मुझे से मिली जो मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब वो मेरे से टकराई, आए दिन टीचर के साथ नहीं होता है, क्लास में खड़ा है कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन के जिसके बारे में नहीं जानते हैं, हम उसको मौका देते हैं, बेटा आप इसकी थोड़ी जानकारी हमें नहीं है, हम मतलब थोड़ी जानकारी है, हमें समय दीजिए, हम आपको आगे जाकर के बताएंगे। उसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और अगले दिन आकर के उस बच्चे को जवाब देते हैं। बढ़ते हैं पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। सबसे पहले तो आया इसने किया, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का फॉर्म आपके सामने है। शायद बहुत साल पहले उन्होंने कहा 2020 को लेकर के आज 2023 में सामने लिखा है कि मेरा सपना है कि सन 2000 में स्कूल इमारतें न होकर एक ऐसे केंद्र होंगे जिनमें विश्व भर का ज्ञान, शिक्षा विद्यार्थियों और समाज को आपस में बांधेगा और सभी की उपलब्ध होगा। किसी भी प्रकार की सीमाएं इसके बाधा नहीं बनेगी। शिक्षक ज्ञान देने के बजाय विद्यार्थियों का स्वयं से सीखने में मदद किया करेंगे। हमने किया, पहले हम बच्चों को आंसर उत्तर लिखवाते थे। हम जब हमारे समय में क्या करते थे, टीचर पढ़ाते थे और उधर बेटा उत्तर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा पाठ को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो खुद से बनाओ, नहीं आएगा उसमें हम जाकर तुम्हारा मदद करेंगे। बच्चा इससे क्या होगा, सीखने की उसकी जो प्रक्रिया उसकी बहुत स्ट्रांग होगी। हम उसको उत्तर लिखवा देंगे तो रट्टू मत होगा, क्यों रटने की उसके अभ्यास होगा। रटने से क्या होगा, उसको कोई उसको फायदा पहुंचने वाला बिल्कुल नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन भूल जाएगा। जैसे हम लोग का पूरे दिन में क्या हुआ सब बातें याद नहीं है, कुछ चीजें याद है।
जिसको हमने प्रयोग किया। जो क्लास अभी जो एग्जाम चल रहा है, हमने अपने बच्चों से पूछा कि तुम 7th क्लास में इंग्लिश का एक पेपर दिए, उसमें से कोई लेसन याद है तुमको? कोई क्वेश्चन तो आंसर दे पाओगे? जवाब आएगा नो, फिर कुछ उसको हटा, लेकिन उसमें से कुछ लेसन ऐसे हैं जिसका जवाब वो आज भी दे सकता है। क्यों? कि उसने प्रयोग किया। जैसे ग्रामर क्या बार-बार उसको अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू उसको अभ्यास करने की प्रक्रिया हमारी है, वो हमें याद रहता है। तो जब हम बच्चों को कोई पाठ देते हैं, उसको समझाते हैं, उसको करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बच्चा जब उसको करता है अपने मन से, जब वो गलत करता है, टीचर उसके पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा ये गलत है, इसको ऐसे सही करना है। जब वो सुधार करता है तो उसके मन मस्तिष्क में वो चीजें बैठ जाती हैं। हम सभी अध्यापक हैं, बहुत अपने स्कूल की बातें याद होगी, ऐसे टॉपिक याद होंगे जिन्होंने हमारे गुरु ने हमें समझाया होगा, और आज हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब्दुल कलाम ने यही कहा, शिक्षक ज्ञान देने के बाद विद्यार्थियों का स्वयं सीखने में मदद क्या करेंगे? शिक्षक सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करने में और ज्ञान को समझ में परिवर्तित करने में विद्यार्थियों को मदद क्या करेंगे? टीचर एक ही चीज बार-बार बोल रहे हैं, मदद करेंगे, तो सबको मदद ही करना है। सन 2000 में भारत ज्ञान पर आधारित पीढ़ी चाहिए, न कि सूचना पर, और उस समय में हर उम्र को पढ़ा करेंगे जिससे वे एक नए विश्व का सामना कर सकें। इन्होंने 2020 तक भविष्यवाणी की थी, आज 2023 में है, और हम देख रहे हैं कि आज हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहता है, एक गरीब मजदूर क्यों ना हो, अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा आज की जो नई शिक्षा नीति हमारे पास आ गई, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज हम सभी ऑनलाइन के द्वारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसकी पूरी व्यवस्था कुछ सुचारू ढंग से बढ़ रहे हैं। पहले हम कुछ क्लास शुरू करने के लिए वन ढूंढते थे, बड़े-बड़े गुणा हो भाग हो करने के लिए लंबा पेज को यूज करना पड़ता था, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया, हम आगे बढ़े, हमारा विकास हुआ, आज नई तकनीक आ गई, नई व्यवस्था आ गई, इसके फलस्वरूप हम बड़े-बड़े चीज को हम पलक झपकते सॉल्व कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम जी किससे थे? क्योंकि वो उनका जो पूरा जीवन है इसी पर आधारित है। ब्लूम क्या है? ब्लूम ज्ञानात्मक क्षेत्र उन उद्देश्यों को समावेशित करता है जो ज्ञान के पुनः स्मरण तथा प्रतिविज्ञान तथा मानसिक प्रक्रियाओं के विकास से संबंधित है। याद करना, पुनः स्मरण करना, हम जब भी अभी सेशन कंप्लीट हुआ एग्जाम के बाद जब नई किताब मिलेगी तो हमें क्या होगा, फिर से जो किताब मिलेगी उसका पूरा अभ्यास करता है कि हमारे पीछे वाले से एक बार उसका कनेक्शन जुड़ जाए। ब्लूम उसी सिद्धांत पर हमारा काम करता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, इसको कई भागों में बांटा गया। शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक कार्य है जिस पर द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इससे सबसे अधिक योगदान ब्लूम का है। इस वर्गीकरण को मानसिक जीवन के 3 पक्षों ज्ञान, भावना और तर्क के आधार पर विकसित किया गया, जिन्हें क्रमशः ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। इन 3 क्षेत्र का जो समावेश है वो हमारा ब्लूम है। क्या है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान हमारा जो सबसे प्रथम है, जरूरी है, लेकिन अगर उसमें भाव नहीं है, उसमें क्रिया नहीं हो तो निष्फल हो जाएगा। बेंजामिन ब्लूम तथा उनके साथियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जो मित्र थे जिन इस पर गहन अध्ययन किया, रिसर्च करना चाहते थे, इसके बारे में जानना चाहते थे, इन्होंने आपस में बैठ करके इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 1956 ईस्वी में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का, 1964 में ब्लूम मसिया ने भावात्मक पक्ष का, 1969 में सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण शैक्षिक, तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का एक न्यायोचित एवं संतुलित एकीकरण है। ये बहुत एक साल में तो हुआ नहीं, कई सालों के समय से किया गया। सबने बैठकर इस पर अध्ययन किया। जगदीश चंद्र बसु ने शाम को घर पे खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, पैर से गेंद लगी, गेंद उछल के पौधे में जाकर के लताओं में बैठ गई, तो डंडे से उसको उतारने लगे। मां ने आवाज
मतलब सुबह उठा कर पेड़ सो गए, बच्चे को ताकि हमारे पेड़ सो गए, इसका मतलब जीवित उनमें सजीवता है, सजीव है। बोले हाँ बेटा उनमें भी जान है। इस लड़के के दिमाग में बात बैठ गई। दिमाग में बात बैठाना बहुत जरूरी है बच्चों को। अगर बच्चा अगर कोई चीज है उसको हम स्पष्टीकरण देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो अगर बच्चा को दिमाग में बात बैठ गई उसके वो हल करने के लिए प्रयास करेगा। दिमाग में बैठ गई, रात को सोया नहीं, जान होते कैसे पता चले, कैसे पता चले? माँ के पास कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, टीचर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई सिद्धांत ही नहीं आया था, कोई प्रयोग ही नहीं आया था। वो लड़का का पूरा माइंड, उसकी जो पूरी पढ़ाई, पूरा समय इसी में लगा रहा और आगे चलकर उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि पौधों में जान होती है। आप और मेरे गुरु ने जो मुझे पढ़ाया, इसी विद्यालय में मैंने पढ़ा, ये सेशन रहा और बच्चों ने पढ़ा रहे थे, बच्चों के सामने बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर ये कब के बाद खाई क्यों होता है, चल क्यों, फिर से कवर पर चलो क्यों होता है। उससे में जो बच्चे थे क्वेश्चन की हमें जानकारी नहीं थी, इसके लिए हमने एक हफ्ता कंटिन्यू अपने आप इसमें तपाया। मेरे गुरु ने भी मुझे नहीं बताया था। और जब हम किसी चीज को पाने का प्रयास करते हैं ना, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आज हम फेसबुक पर अगर कोई चीज या सोशल मीडिया पर कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, हम लिखते हैं एक शब्द है, हम पूरा उसके बारे में भर लेते हैं, उसके बारे में पूरी चीज बता देते हैं। समय के हिसाब से बच्चे, हमारे पास जो ग्रामर है, हमें किसी को नहीं पता कि कब कहां से, हमें किसी को नहीं पता कब कब क्यों होगा। हमने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि ए बी एक के बाद बी क्यों हुआ, सी क्यों हुआ, 26 लेटर क्यों हुए, हमारे ये स्वर और व्यंजन इतने क्यों हुए। इसके अध्ययन किया मैंने और बताया कि जो संस्कृत है वह अल्प प्राण और महाप्राण पर डिपेंड है। संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति जो पहले तो अधिक समय तक जीवित रहते थे, उससे तो अपनी भाषा संस्कृत थी। हम सब एक ही फोर्स में काम कर रहे हैं तो ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह हम दौड़ रहे हैं 40 मिनट कंटिन्यू दौड़ेंगे तो हार जाएंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे तो तेज दौड़ेंगे, रुक रुक कर दौड़ेंगे तो समय हो। अगर हम कंटिन्यू 6 घंटा 7 घंटा खड़े रहे तो हमारे पास पॉसिबल है कि हमारा शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन अगर रुक रुक कर काम करेंगे तो हम 18 घंटे भी काम करते हैं, आए दिन से लोग करते भी हैं, हम लोग भी करते हैं। रुकने की प्रक्रिया और चलने की प्रक्रिया हमारी भाषा वही करती है। अल्प प्राण महाप्राण क और ख, अल्प प्राण महाप्राण पंचप्राण को नासिक से नाक से बोल दिया गया। ये जो चढ़ाव उतार जो प्रक्रिया है हमारे शरीर को मजबूत करती है। बच्चों को व्याख्या में दिया, उसकी पूरी बातें बताई, बच्चों को सब पता लगा। तो कुछ चीजें हम जब क्लास में होते हैं तो हमको वहां से मिलती है और उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। ये गुरु सारे दोस्तों ने मिलकर एक कुछ किया है और सबने बैठ करके इसको इतने 1956 से 1964 1969 तक इन्होंने इसका यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष जो उन्होंने बनाया, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास गुरु द्वारा 1956 में किया गया। यह पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं का संग्रह तथा उनके उपयोग से संबंधित है। इसमें मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है, माइंड। इस पक्ष में सूचनाओं, तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। सबसे पहले हम बोलना सीख जाते हैं, माँ पिता पापा जो भी बोलना हुआ भैया, लेकिन लिखने की प्रक्रिया हमारी अवस्था के बाद होती है और यह सुचारू से लिख पाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। विगत अभी टोटली पहले नाम पिछले संडे को उन्होंने बताया कि कब हम लोगों ने कैसे बनाया, पहले अंडा बनाया, डंडा डाला, टोपी बनाई, मूंछ लटकाया, कब बनाया। ये सीखने की जो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी एक उम्र के हिसाब से, वो हमारे जो क्रियाएं हैं हमारी क्रियाओं को बल दिया और क्रियाओं को बल दे करके हमको विकास करने में मदद। इस पक्ष में सूचनाओं, तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है। गुरु ज्ञानात्मक क्षेत्र में इसकी परिभाषा में पहले लिखा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र उन चीजों को समावेशित करता है जो ज्ञान के पुनर्स्मरण तथा प्रत्येक ज्ञान तथा मानसिक उपकरणों के विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और 6 मूल्यांकन।
6 भागों में हमारे ज्ञानात्मक शुभाटक है। एक एक के बारे में हम आज परिभाषित रूप से जानेंगे। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है, ये सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है, इसके अंतर्गत छात्र को विषय से संबंधित तथ्यों, घटनाओं, सूचनाओं, प्रत्ययों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान का क्या अर्थ है? पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों आदि का पुनः स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान के द्वारा याद करना, इनमें तथ्यों, सिद्धांतों, विधियों, संप्रत्ययों, नियमों की परिभाषा करना, परिभाषा देना, उसे पहचानना, नामकरण करना, रेखांकन करना, चिन्हित करना आदि क्रियाएं कराई जाती है। इतनी सारी चीज हमारे पास हम जहां पर बैठे हुए हैं या पहले से लेकर के पिछले लेवल तक सभी अध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं। शुरू में हमने सब लोगों ने यही किया, विषय वस्तु को हमने जाना, उसके बारे में हमने बात किया, उसके सिद्धांतों को जाना, हमने परिभाषा याद किया। ये सारा चीज हम लोग करते हैं, बच्चों को कराते भी हम लोगों ने किया है और आज भी उसी चीज को हम लोग बच्चों को कराते हैं। जैसे उसी जो 5 घंटे की जो ट्रेनिंग चल रही थी, तो अमजद सर ने क्या बोला, एक बच्चे से बोले कि क्लास में बोले कि बेटा ये क्या नाम के बारे में बात करते थे। बच्चा ने कोई नाम के बारे में बोला, किसी को नहीं बोला। उन्होंने कहा कि पूरी चीज जो तुमको दिखाई दे वो सब नाम है। इसलिए वो ज्ञान उस बच्चे के माइंड में फिट हो गया कि जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है, संज्ञा। कुछ चीजें जो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है वो देना भी हम लोगों को बहुत जरूरी है। हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, वो जो लाया गया, ये जो कंकड़ पत्थर लाया गया, ये पत्ते लाए गए, एक आपको सामने ही प्रस्तुत किया गया कि हम ऐसे अनेकों केवल हम कोई बातें कर रहे हैं, ऐसी चीजों को हम दे सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम ट्रेंड हो, बूस्टेड हो रहे हैं, हम खुद ट्रेंड हो गए, क्योंकि बच्चे नए, हम नए, शिक्षा नीति नहीं, आगे बढ़ना है, उड़ना है, तभी कुछ करना होगा। और उड़ेंगे कब? हम ट्रेन में सफर करते हैं तो पूरा दबा के सामान लेके जाते हैं, लेकिन प्लेन में सफर करते हैं तो कम सामान लेके जाते हैं, क्योंकि उड़ना है तो मन को हल्का रखना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षक की। 40 बच्चों से सामना होता है जिसका लेवल अलग अलग है, उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। जिन बच्चों को संभालना मुश्किल होता है घरों को, उनके परिवार वालों को, उन बच्चों को हम बहुत ही आसानी से संभालते हैं और उनको आगे बढ़ने की शिक्षा भी देते हैं। इसलिए माता पिता के बाद दूसरा स्थान गुरु का, शिक्षक को ही कहा गया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे साथ है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के बारे में जान लिया, बहुत जरूरी है। महात्मा ने सिखाया, पोते बड़े मर रहे थे, शिकारी आता तोतों को मार के लेके जाता था। महात्मा ने कहा कि पहले इनको सिखा दिया जाए। उन्होंने सभी तोतों को बुलाया और सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। सारे तोते सीख गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे तोते चिल्लाते थे, शिकारी गिराया, शिकारी को देखकर तोते चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। शिकारी बोले तो गड़बड़ हो गया, शिकारी लौट गया। महात्मा ने देखे, उन्हें कहा कि इसकी परीक्षा नहीं बहुत जरूरी है। शिकारी को बुलाया, बोले जाओ फैलाओ, दाना डालो, देखो होता क्या हुआ, क्या जाल बिछाया, दाना डाला, सारे तोते आकर के दाना चुगने लगे, फंस गए और चिल्ला रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसे हुए। महात्मा जी ने सिखाया, फिर से हम बच्चों को सिखाते हैं, केवल हम उन्हें याद करा डालें, उसका बोध उनको नहीं हो तो सब बेकार। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। रोटी बनाने की विधि हम क्या कहेंगे, मोबाइल में क्या होगा, आटा लीजिए, पानी डालिए, हाथ घुमाइए, ऐसा होगा। ऐसे बोलो हाथ से कीजिए, उसके बिना मिटले घुमाइए, आप को 2 बार कीजिए, पक गए, बना के दिखा देंगे। ये हमारी थ्योरी हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे। जब तक उस बच्चे का हाथ नहीं करेगा, जब तक वो जब आटा में हाथ लगाएगा उसकी परेशानी समझ में नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। हमें उसको एक पॉइंट को बोध भी कराना है। यह ज्ञान से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन पैसे का हिसाब बहुत गजब करते हैं, बहुत गजब। तो हम नहीं रख पाते हैं किसने क्या लिया, क्या दिया, कितना पैसा क्या है, और उनको 1 2 3 के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको पता है कि 20 रुपए का नोट कौन है और 1000 रुपए का नोट, 500 का नोट कौन है। वो हॉस्पिटल का बढ़िया है, उच्च स्तर का बोध है यहाँ।
पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है उसके विचारों तथा पदार्थों के अर्थों को जानने की योग्यता इसके अंतर्गत आती है। हम जो पढ़ते हैं अगर वो हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं आया निष्फल उसको हमने लागू नहीं किया तो निष्फल हमने अपने बच्चों को सिखाया। आज हम जो साइंस एजुकेशन बच्चों को सिखाते हैं हम अपने बच्चों से कई बार पूछेंगे जो साइंस सेक्शन में करते हो जो पानी बताते हो कि गंदा पानी लोग ऊपर डालेंगे तो नीचे शुद्ध पानी आएगा। आज पानी से सब लोग ग्रसित हैं, पानी सबके घर नहीं आता और सब लोग आरोग्य नहीं लगवा पा रहे। हमने बच्चों से कहा कि जो तुम साइंस जो तुम ये जो मॉडल बनाए हो क्या तुमने इसको अपने जीवन में डाला? क्या तुमने घर में कोई ऐसा यंत्र बनाया जिससे तुम्हारे घर में शुद्ध पानी पी सके? जिस साइकिल को तुमने बैटरी से चलाया उतने रुपए खर्च किया क्या तुमने ऐसी कोई साइकिल बनाई कि तुम स्कूल आओ और तुमको पैर चलाने का करना पड़े? तुमने घर में कितने मॉडल बनाए लेकिन एक भी मॉडल अपने जीवन में नहीं उतारा। इसका मतलब तुमने केवल कार्य किया है उसको अपने जीवन में कभी उसको कनेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। और जिसने अपने ज्ञान को जो सीखा और उसने अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं किया वो बेकार है। जिसने कनेक्ट किया जो कनेक्ट किया है उसका फल उसको मिला है और पूरी दुनिया को मिला है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, चिट्ठी पत्री का जमाना था, कबूतर लेके जाता था पोस्ट ऑफिस डाकघर हुआ हम उसमें लेकर बॉक्स में चिट्ठी डालते थे। फिर से हमारे पास तार वाला फोन आया, आज ये फोन है, आज हमारे पास स्मार्टफोन। इसको हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसको देख के भी हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम जो ज्ञान दे रहे हैं केवल ज्ञान देना ही रहेगा तो हजारों प्रवचन देते हैं, सब लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन हम बार बार बोलेंगे नम्र बोलो नम्र बोलो नम्र बोलो और नम्र न बने। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और महात्मा से बोला कि महाराज हम पे घाव हो गया। वो बार बार दवाई लेकर ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि एक महीने के बाद हम बताएंगे। महात्मा जी के पास एक महीने के बाद हो गया। बोला महात्मा जी आप बताइए। महात्मा जी ने कहा गुड़ खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो। ये बड़ा गुस्सा हुआ, अरे महाराज ये बात आप एक महीने पहले बता सकते थे। बोले कि बात नहीं है, बात ये है वो समस्या जो तुम्हारे साथ मेरे भी साथ है और मेरी कमजोरी के लिए भी गुड़ बहुत खाता हूं। तो जिस बीमारी से तुम ग्रसित हो, घाव वाली जो चोट लगी है उस बीमारी से मैं भी ग्रसित हूं। तो मैं जब खुद उसको नहीं छोड़ रहा हूं तुमको छोड़ने के लिए क्यों बोलूं? तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे सामने वाला नहीं सुधरने वाला। तो टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़ा होता है। आपका बच्चा आपके क्लास में कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है किसी दूसरे के सामने खड़ा होगा तो कोई उसके माता पिता बोले कौन है अनंत पुस्तकों का काट देंगे, क्यों खड़े उसके साथ, क्यों खड़े उसके साथ, अपने घर जाकर पढ़ाई करो। लेकिन अगर लड़का बोल दे कि मेरे टीचर है तो माता पिता भी आप उन पर विश्वास करते हैं टीचर हैं तो मेरे बच्चों को गलत शिक्षा देने वाले नहीं, अब वो गुरु। और आज गुरु की जो व्यवस्था है वो ये हाईटेक जीवन में आ गई। जो गुरु का सम्मान दिया जाता था पहले के जो लोग चप्पल वाले गुरु का प्रणाम किया करते थे, आज वो जमाना आगे चली गई। और इसके साथ हम लोग को ढलना है। एक ढलना तभी होगा जब हम उनके साथ उनके कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे। और इतनी पुरानी चीज जो आज कई सालों पहले लिखी गई आज हमारे जीवन में इसका उपयोग है कि हम उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। बहुत जरूरी है। यह ज्ञान से उच्च स्तर का मानसिक योग्यता है। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है उसके विचारों तथा पदार्थों के अर्थों को जानने की योग्यता इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत पढ़ी हुई विषय वस्तु अपने शब्दों में व्याख्या करना, उल्लेख करना, अनुवाद करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, पुष्टि करना, विवेचन करना आदि क्रियाएं कराई जाती है। हम लोग जैसे ये लिखा गया एक उसको अपने शब्दों में व्याख्या करने की विधि। हम लोग मैथ में पढ़ते कि राम क्या ये है तो हम डालते राम क्या ये x उसके पूरा सिद्धांत निकालते हैं, एक शॉर्टकट भी रास्ता है। लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के साथ बताया जाता है कि ये सिद्धांत है, ये नियम है और आसान विधि ये है। शॉर्ट जैसे मैंने अभी शुरू में कहा कि हम लोग जो गुना करते हैं 4-4 5-5 अंकों का वो तो उसको बहुत इजी तरीके से हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। जिसको करने के लिए हम बार-बार भाग कर देते जाए तिरछा लेकर चलते थे। तो एक शॉर्ट है, एक सिद्धांत में रास्ता है जो हम लोग अपने व्याख्या बच्चों को दिमाग में डालते हैं। तुमने पढ़ लिया, याद हो गया, अब तो सुन। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम भाव को संज्ञा कहते हैं। और इसी भाषा में क्या बोला कि जिसको तुम्हारी आंखें जिसको देखती है वो संज्ञा है। बच्चा किसको सबसे पहले सीखेगा? इस जिसको टीचर ने अपने शब्दों में उसको
है कि तुमको जो दिखाई दे वही संज्ञा है, लेकिन एग्जाम में लिखना हो तो बच्चों को लिखना हो, कोई नहीं लिखेगा जो तुमको दिखाई दे वो संज्ञा, ये कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शब्दों की व्याख्या करने की बोध क्या करती है, अपने शब्दों की व्याख्या करना, उल्लेख करना, अनुवाद करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, पुष्टि करना, विवेचन करना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। तीसरा है प्रयोग। अब है आगे बढ़ने की व्यवस्था। यह पहले दो उच्च स्तर की मानसिक योग्यता है, हम पूरी तैयारी कर ली, सारी तैयारी कर ली और बोलने की व्यवस्था हमारे प्रयोग पर डिपेंड है। जो आज एग्जाम के लिए हम लोग बैठे हुए हैं एक प्रयोग, क्या सारे बच्चे भी हम लोग ने जो रिवीजन कराया और आज सारे बच्चे अपने कलम लेकर बैठे हुए हैं कि हम फर्स्ट लाइन, सबके दिमाग में क्या फर्स्ट लाइन, और टीचर भी ये सोचते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए। ये प्रयोग है, सबसे उच्च स्तर का है। प्रयोग के लिए ज्ञान तथा बोध दोनों का होना आवश्यक है। जब तक दोनों नहीं होगा कुछ भी होने वाला नहीं। यदि कोई छात्र किसी सिद्धांत का ज्ञान एवं बोध प्राप्त कर चुका है तो उसका उपयोग भी भली प्रकार कर सकेगा। छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करना ज्ञान उपयोग है। जैसे कागज का हमने उड़ाना सिखाया, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज हमने बनाया, लेकिन दिमाग में बात आई कि मुझे उड़ना है। कई लोगों के दिमाग में आया लेकिन सब लोग ऑफ हो गए, लेकिन इसको जब दिमाग में किसी बच्चे का एक उड़ना है, इसके लिए प्रयास किया, आज उड़ना हम लोग के लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसके अंतर्गत सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, नवीन प्रयोग करना, प्रयोगों को स्वयं करके देखना, पूर्वानुमान, भविष्य कथन करना, पूर्वानुमानों का सत्यापन करना, तथ्यों में संबंध स्थापित करना आदि क्रियाएं आती हैं। हम सब ने एक फिल्म देखी थी मंगल वाली, क्या कहते हैं, मिशन मंगल। उसमें साइंटिस्ट ने पूरी प्लानिंग कर ली कि उसने पूरा यान बना लिया आसमान मंगल ग्रह पर जाने के लिए, लेकिन उसमें एक चीज की फॉल्ट आ रही थी कि एक निश्चित समय तक जाकर के इधर खत्म हो जाएगा और ये यान जो है मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए पूरा प्रयास था, प्रयोग करने की सारी बुद्धि अपना चुका था, पूरा माइंड लगा चुका था, नहीं हो रहा। घर पे आया, बेबी पूरी बना रही थी, साइंटिस्ट हाँ चलिए पूरी बन रहा था, गैस ऑन ऑफ हो रहा था, बोले क्यों हो रहा है, अब तो पूरा गर्म है इसलिए मैंने ऑफ कर दिया, जैसे तेल फिर साथ में ठंडे में चालू कर देंगे। ये खाया पिया नहीं, दौड़ पड़ा और लागू की पैसे उसने मशीन में फिर से जो संशोधन किया कि एक फोर्स लेके उसके फोर्स से आगे बढ़ेगा और जैसे धीरा में फिर से इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन ऑफ होगा स्टार्ट होगा, ऑफ होगा, प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। हम बच्चों को सारी चीज सिखाते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते हैं, ये जो यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, ये सब क्या है, वो बच्चों को से प्रयोग करवाया जाता है कि तुम अपने आप को नापो, अपने आप को मापो कि तुम अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तुम कितने लाने की क्षमता है, अगर 2 लेसन 20 मार्क्स का है और तुम उसमें 10 आ रहा है तो बेटा तुमने अभी तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास बोध है, ये जो दोनों रहेगा सब बेटा 20 में तुमको अगर 20 आ रहा ठीक है, 40 में फिर से 40 करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, मापने की पैमाना बढ़ गया, उसकी क्षमता कितनी है देखने के लिए बढ़ गया, लेसन बढ़ गया। आज हम छोटे छोटे पार्ट में आज एक पूरी किताब लेकर के एग्जाम करवा रहे हैं, तो जब तक छोटी छोटी चीजों पर नहीं जोड़ा जाएगा, कनेक्ट नहीं किया जाएगा, प्रयोग बेकार हो जाएगा। आए दिन बच्चे लेकर करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है, प्रयोग करने की क्षमता उनके पास नहीं है। तो यह दोनों उच्च स्तर का है, इसकी जब तक हम इसको अपने तरीके से कुछ चीज सिखा और हमारे जीवन में नहीं उतारे ये बेकार हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विश्लेषण। हम उड़ तो गए, क्या मुझे नहीं, कभी कभी हम उड़ जाते हैं, अब लौटने की क्षमता हमारे पास नहीं होती। जब हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जब पहली बार उड़ा, उतरने के समय बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, ग्लाइडर उड़ा, उतरने के समय बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, ये जरूरी है। आगे क्या ज्ञानात्मक पक्ष का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, पूर्व के तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इसे नियम, सिद्धांत
या संप्रत्यय का विश्लेषण कर उसे निर्मित करने वाले तथ्यों की पहचान की जा सकती है। विश्लेषण में किसी सिद्धांत या समस्या के तत्वों या भागों को एक-एक खोलने, अंतर संबंधों को बताने, निगमन करने तथा संगठनात्मक सिद्धांतों के समझाने पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को विभक्त करना, तत्वों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, अलग अलग घटकों में बांटना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। हम लोग छोटे थे तो पूरा पूरी विभाग करते थे, क्योंकि हम लोग ने विभाग कैसे नहीं था। छोटे थे तो कुछ चीजों को भी मिट्टी का घोड़ा बनाते थे, घर बनाते थे, हाथिया बनाते थे। आए दिन विद्यालय में ये जो छोटी-छोटी चीजें जो क्लासों में की जाती है, जिसको हम लोग पेंटिंग हो गया, मॉडल बनाना हो गया, जो हम लोग बीच में देते हैं कि बेटा ये बना के लाओ। ट्रेनिंग में भी हम लोग जो ट्रेनिंग जो कराएंगे हम लोग उसको अपने बच्चों के साथ तकनीक में करके लाओ। बच्चा करके लाता है, कुछ गलत है, कुछ सीधा है। ये सारे पहलू जब एक साथ इकट्ठे होंगे, यानी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, तो संश्लेषण। आगे ज्ञानात्मक पक्ष के इस उद्देश्य से सबसे अधिक सृजनात्मक व्यवहार पर बल दिया जाता है कि तुमने सीखा, तुम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। व्यवस्था आपकी मतलब ये एक प्रकार से तलाशने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसमें छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करता है। इसमें एकीकरण व समरूपता पर विशेष बल देते हुए छात्र की सूझबूझ, सृजनशीलता को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालना, समानीकरण करना, सारांशीकरण करना, विचार और भावों को नवीन रूप देना, शोध कार्य की योजना बनाना, नवीन योजना बनाना आदि क्रियाएं आती हैं। 1 to 3, 3 to 5, 6 to 8, 9 to 11 सबकी मौलिक कसरत पड़ी। बच्चे आज जवाब सवाल कर रहे हैं। हम किसी विषय वस्तु पर उनको बोलने के लिए समय देते हैं तो दोनों आपस में टॉक करते हैं, उस विषय पर टॉक करते हैं, बात करते हैं, तर्क देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि उनकी जो लेवल, उनकी जो क्षमता है वो समय के साथ उनके अंदर ऑटोमेटिक आ गई। तो ये जरूरी है हमको करना है। जैसे आज ही जो हमने बच्चे करते हैं तो केवल हमको उनको करने नहीं देना है, उनको करवाना भी। जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो सिद्धांत हम बच्चों को दे रहे हैं, उनसे हम करवाएं, उनके बारे में जानें। गुरु क्या है? जैसे ये लोग करवाने वाली व्यवस्था है, चोरी होती है, मतलब बच्चा हमारा मतलब क्लास में सीख जाता है, घर से सीख जाता है, कुछ न कुछ चुरा लिया है। इसको ठीक कैसे करें? एक छोटा सा 2 मिनट 1 मिनट ही लगेगा इस पंक्ति को पूरा करने के लिए। एक गुरु थे, उनके पास बहुत दिनों के बाद फोन आया, बूढ़े हो गए थे। गुरुजी मुझे पहचाने में फलाना बोल रहा हूं। मैंने कौन बेटा? पहचाने? गुरुजी को उनको याद नहीं था। बोले हां बेटा पहचान गए। गुरुजी याद है एक बार क्लास में चोरी हुआ था, एक बच्चों का कुछ एक घड़ी चोरी हुई थी। तो बोले हां बेटा हुई थी। अब तो गुरुजी जो घड़ी मेरी चुराई थी। तो क्यों, क्या हो गया? हमको तो पता नहीं। बोले गुरुजी शायद आप उस कहानी को भूल गए। जब वो घड़ी चोरी हुई तो आपने सभी क्लास के बच्चों को खड़ा करा दिया और कहा कि इसी में से किसी बच्चे ने घड़ी चुराई है। इससे सभी लोग अपना अपना हाथ ऊपर कर लें और अपनी आंख बंद कर लें। हम सबका पॉकेट चेक करेंगे। और गुरुजी मेरी तो सांस थम गई थी कि आज मैं पकड़ा जाने वाला हूं। और इसके बाद सभी लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, चोर के नाम से बुलाएंगे। मैं अंदर बहुत लज्जित था, हाथ उठाया था, आंख बंद किया था। और गुरुजी आपने मेरे पॉकेट से घड़ी निकाली और आपने किसी क्लास को नहीं बताया कि वो घड़ी मैंने चुराई थी। मैं आपको बहुत धन्यवाद उसने दिया था कि मैं बालवा बचा, लेकिन उसका आज मुझे लग रहा है कि अगर आपने उस दिन मुझे अगर बता दिया होता तो आज जिस पोजीशन पे मैं हूं उस पोजीशन पे मैं नहीं रहता। गुरु ने कहा सबसे बड़ी बात कही कि बेटा जब मैं सब बच्चों का पॉकेट चेक कर रहा था तो उसमें मेरी भी आंखें बंद थी। मुझे पता नहीं किस बच्चे के पॉकेट से मैंने घड़ी निकाली। गुरु ने उस समय भी नहीं बताया कि तुम्हारा नाम ये है, और गुरु ने वृद्धावस्था तक नहीं बताया कि बेटा तुम ही। लेकिन हम आए थे बच्चों को क्या डालते हैं, मैंने तुम पर एहसान किया। ये चीज को निकालना है हम लोग अपने जीवन से। हम लोग एक ही काम है
जिस प्रकार हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, आगे पढ़ने की व्यवस्था चाहते हैं तो अच्छा बने, उस प्रकार हमारे पास एक पूरी नजर किस गांव कितने गांव के बच्चे आकर हमारे साथ बैठे रहते हैं, हमें सबको एक समान शिक्षित करना है, ऊपर रखना है। लास्ट है मूल्यांकन को पीछे करना। यह ज्ञानात्मक पक्ष की सबसे उच्च स्तर की मानसिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन से अभिप्राय है कि बालक नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कर सके। इसमें पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर छात्र में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसके अंतर्गत छात्र आलोचनात्मक व्याख्या करना, निर्णय लेना, तर्क प्रस्तुत करना, साक्ष्यों के आधार पर मूल्यों का निर्धारण करना आदि अधिगम उपलब्धियां हैं। हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ाएं, कोई टॉपिक है, उसको बोले कि इस पर कम से कम 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव बोलो। जब तक उस तथ्य को आलोचना नहीं करेगा, उसका नेगेटिव ही बताएगा। जब उसका नेगेटिव बताएगा तो ऑटोमेटिक उसका पॉजिटिव उसके सामने आ जाएगा। आज के बाद हम ये करेंगे कि जो भी हमने इससे वस्तु पढ़ाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम बच्चों से आपस में तर्क करना है, एक दूसरे से तर्क करना है। अब आते हैं एक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। इस पर देखिए बहुत इजीली है, एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है कि किस प्रकार बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को बड़ी इजी तरीका से उनके अंदर डाला जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं। बताइए हमारा बेटा 2 बार, तेरे को मिला 2 बार, आप 10 बार, आप बन जाएगा हमारा बेटा 10 बार। देखिए बच्चों, आप लोगों ने आंसर बताया, अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं 10 हमने जैसे बताया, हमने कितना हो गया, आप 90 में से मिलाइए ना, 100 तो नहीं बताना है, 90,000 तो 100 में कितना बनाएंगे, एक बार किसी की तरह 90 हो जाएगा, उस तरह बनाइए, उसको बनाइए, लेकिन 100 में क्यों आ रहा है, उसमें कर क्वेश्चन ना जाने हम लोग के सामने कई बार आया है, कभी-कभी हम लोग डाउट में आ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे के दिमाग में बहुत आसानी से चला गया। आता है सेकंड, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण। एक पार्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड ज्ञान प्रत्याशरण करना, तथ्य, संबंध, घटना तथा नियम करना, हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी। पदों का ज्ञान, तंत्रज्ञान, पहचान करना, तथ्यों, संबंधों, नियमों का पहचानना।
प्रत्यास्मरण करना, तथ्य संबंध घटना का नियम का ज्ञान, पदों का ज्ञान, विज्ञान पहचान करना, तथ्यों संबंधों नियमों को पहचानना, परिभाषा सूत्र शब्दावली प्रतीक विधि परंपरा की पहचान। इतना हम लोग ने पढ़ा। बोध और वाक्य इतने सारी चीजें बता सकते हैं बच्चों को जो के ज्ञान के बारे में ये सारी चीजें हैं। वाक्य, चित्र, नमूने में प्रयोग करना, सुधार करना, एक और दिखा कर करने बोला, ये भी सिखाया और एक भी सिखाया, और भी सिखाया, बी भी सिखाया। नमूने में प्रयोग करना मिलता है दो फोटो, क्या कभी क्या अलग है। सुधार करना, अपने अपने शब्दों में व्याख्या करना, अनुवाद करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, अंतर करना, संकेत को शब्दों में बताना, उदाहरण देना, भेद करना। संकेतिक भाषा जो है हमने से किया, मतलब डाटा वाला बिल्कुल है। अकेला में हमने से किया, किसी बच्चे को एग्जाम देने में क्लास में भी हमने इशारा किया, बच्चा समझ गया, सब बातें की पूरी प्रक्रिया समझा रहा है। ये सारी चीजें हम खुद भी कर रहे हैं और बच्चों से भी कर रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही है। प्रयोग, तथ्य से संबंध स्थापित करना, नवीन योजना बनाना, समानीकरण करना, निदान करना, प्रयोग करना, पूर्वानुमान लगाना, सत्यापन करना। विश्लेषण में विषय वस्तु को घटकों में बांटना, तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, सिद्धांत का विश्लेषण, संश्लेषण में तथ्यों से नवीन संश्लेषण का उत्पादन, योजना का निर्माण करना, संबंध स्थापित करना, नए समूह बनाना, सामान्यीकरण करना। हमने कभी अपनी क्लास में बच्चों को हम लोगों ने वैसे समूह बनाए अल्फाबेट से बिठा देते हैं या आगे पीछे करके बिठा देते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा वीकली ऐसा एक वर्क करना चाहिए, ग्रुप में बांट देना चाहिए कि उनके अलग अलग आपस में कंपटीशन की व्यवस्था रहे। आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया जब हमारे पास हाउस हो रहे हैं, हम 4 भाग में डिवाइड करके उन लोगों क्लास में एक वीकली कुछ भी करा सकते हैं। किसी विषय के औचित्य के बारे में निर्णय लेना, पक्ष या विपक्ष कर देना, आलोचना करना, एक पक्ष जो है पॉजिटिव बोले, एक पक्ष जो है नेगेटिव बोले, मूल्य निर्धारित करना। यहाँ पर एक और वीडियो है जिसको बहुत इजी तरीके से एक टीचर ने समझाया है, आप देखते हैं। अगर इमरजेंसी में स्ट्रेचर लगाना पड़े कैसे बनाएंगे, बना दो। कोई भी घर में कोई कपड़ा हो, डंडा हमें रखा, 2 डंडे लेंगे, डंडे मजबूत पाइप कुछ भी मिल जाए और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके आप आराम से जो भी मरीज है अजीब चलो लेते देखो बीच में देखें स्ट्रेचर काम बनाए देखो और ऐसे इसको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। हमें सब दे भूकंप से बचाने की पूरी व्यवस्था बताई, भूकंप है तो कहां आना है, कैसे दूसरे को मदद करनी है। बिजली करंट किसी बच्चे को लग गया क्योंकि आज बिजली में ही पूरे हैं, कोई दिक्कत हो वहां, यानी जो चीजें जिससे नुकसान है हम अपने बच्चों को तैयार रखें। तो बच्चा केवल क्लास से नहीं, अभी तो ये जो बना है और किसी के सामने से घटना हो जाए तो बच्चा ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था कर सकता है, 2 डंडा पेड़ को लगा के सामने लोग पहुंचा सकता है। ये हमें अपनी पीढ़ी को देनी है क्योंकि यही पीढ़ी सामने वाली पीढ़ी को भी देगी, क्योंकि सामने वाली इस वाली पीढ़ी ने हमें दिया तो हम लोग को देना। अब आए भावात्मक पक्ष का विकास रोम एशिया कथवाल ने 1964 में किया था। इसके अंतर्गत उस आंतरिक विकास को सम्मिलित किया जाता है जो उस समय घटित होता है जब व्यक्ति व्यक्तियों सिद्धांतों संकेतों तथा उनके समाधानों को ग्रहण करता है जो उसके मूल निर्णयों का अनुमोदन और निरसन करता है। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदय और भाव होता है। इस पक्ष में उन उद्देश्यों को लिया जाता है जो छात्र को रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य आदि में व्यवहार परिवर्तन लाते हैं तथा उनका विकास करते हैं। इन पक्षों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आग्रहण करना, ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, प्रतिकरण, व्यवस्था, मूल समूह की विशेषीकरण। ग्रहण में इसका अर्थ छात्रों को ग्रहण करने की इच्छा से है। ग्रहण करने का सीधा संबंध विद्यार्थियों की संवेदनशीलता से होती है जो किसी क्रिया या उद्दीपक की स्थिति में होती है। इसके अंतर्गत घटना व क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा, क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया पर ध्यान देना, स्वीकार करना आदि
उपलब्धियां छात्र द्वारा अर्जित की जाती हैं। ग्रहण करना बहुत जरूरी है। सेकंड है अनुक्रिया और अनुमूल्य। अनुक्रिया या ग्रहण करने से आगे की स्थिति है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्रेरित होते हैं, नवीन ज्ञान को सक्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। इसमें विद्यार्थी सुनने के साथ अमल भी करता है तथा सक्रिय रूप से भाग भी लेता है। इसमें प्रतिक्रिया देना, इच्छा व्यक्त करना, उत्तर देना, स्वीकृति देना आदि क्रियाएं छात्र के द्वारा की जाती है। अनुमूल्य में इस उद्देश्य का संबंध छात्र के विशिष्ट मूल्यों से है। इसका तात्पर्य उन मूल्यों से है जिन्हें विद्यार्थियों की आस्था होती है तथा जिनको वे अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। इसके द्वारा छात्र परिस्थिति के बदलने पर स्थिर भाव प्रदर्शन करते हैं। इसके अंतर्गत मूल्यों को स्वीकारना, मूल्यों को वरीयता देना, मूल्यों की वचनबद्धता आदि अधिगम उपलब्धियां छात्र अर्जित करता है। विचारना और व्यवस्था, इसके अंतर्गत छात्र जैसे जैसे मूल्यों के साथ वचनबद्धता करते हैं वैसे उनके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एक से अधिक मूल्य उपयोग होते हैं। तब ऐसी स्थिति में वह विचार करते हैं कि कौन से मूल्यों को धारण करें। व्यवस्था संगठन, जैसे विद्यार्थी मूल्यों के बारे में जान जाता है, वह एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना सीखता है जिनमें केवल एक ही मूल्य सक्रिय हो। तब विद्यार्थी इन मूल्यों को क्रमानुसार संगठित करता है। संक्षेप में व्यवस्था का संबंध मूल्यों को क्रमबद्ध और संगठित करने से है। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों की अवधारणा, व्यवस्था करना, निश्चित करना आदि उपलब्धियां अर्जित करता है। मूल शब्दों का विशेषीकरण, मूल शब्दों का विशेषीकरण यह भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसका संबंध मानव मूल्यों की उस प्रणाली से है जिसे व्यक्ति आत्मसात कर चुका है और उसी के सारे अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करता है।
उद्देश्यों का सबसे ऊंचा स्तर का उद्देश्य इसका संबंध मालूम होने को उस प्रणाली से जिस व्यक्ति आत्मसात कर चुका है और उसी कार्य अपने व्यवहार को दिशा निर्देश करता है। समान अवस्था में हम इसे विभक्ति के जीवन शैली को संज्ञा दे सकते हैं। इसका संबंध छात्रों के उन व्यवहारों से है जिसके द्वारा उनकी निजी विशेषता अथवा व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रकटीकरण होता है। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों का आत्मसात करना, मूल्यों का विशिष्टीकरण करना, मूल्यों को प्रदर्शित करना, मूल्यों को दोहराना आदि अन्य उपलब्धियां अर्जित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक वीडियो है जिसको बहुत इसी तरीके से टीचर ने समझाया है। बच्चा उसके बारे में जानेगा तो उसको ठीक से उसको बोध हो जाएगा। ये पौधा है जिनमें इसको बालू पता निकाला पूरा जड़ के साथ है। एक प्रमुख लक्षण होता है पोषण का होता है शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करना और फिर शरीर के अंदर उस भोजन का उपयोग करना पोषण कहलाता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होती है और निर्जीवों में पोषण की क्रिया सजीवों में पोषण की क्रिया होता है। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और निर्जीव भोजन ग्रहण सजीवों में पोषण की क्रिया होता है और निर्जीवों में पोषण की क्रिया संसार के जितने भी जीव होते हैं, जितने भी शरीर होते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक शरीर ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जो भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। वैसे जीव को स्वपोषी कहा। इसके बारे में जाना बहुत ही आसान भाषा में टीचर ने बच्चों को बताया। बच्चे सब जाकर वही करेंगे। अंतिम है भावात्मक पुष्टि के उद्देश्यों का परिक्रम और पहचान। इसमें ध्यान करना है कि जो हमने पढ़ा उसकी पूरी परिभाषा पढ़ी, इसको शॉर्ट में बताया गया। क्रिया की जागरूकता, क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा, क्रिया को ध्यान, अनुक्रिया में क्या, अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष, अनुमूल्य में मूल्य की स्वीकृति, मूल्य की प्राथमिकता, वचनबद्धता और में प्रतिक्रिया के विचार विमर्श करना, तुलना करना, सैद्धांतिकता पर विचार करना, संगठन व्यवस्था पर मूल्यों की अवधारणा, मूल्य व्यवस्था मूल समूह का विशिष्टीकरण का मूल्यों का सामान्य बनाना, मूल्यों को आत्मसात करना, मूल समूह का विशिष्टीकरण करना। क्रियात्मक पक्ष में है इस पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं को प्रशिक्षण व कौशल के विकास से है। इंद्रियों के समन्वय से विभिन्न क्रियाओं में कुशलता प्राप्त करना था। इस पक्ष का उद्देश्य गुरु ने से 6 वर्गों में विभाजित किया है। ज्ञापन, कार्य करना, नामक क्रियाएं, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत प्रणाम। क्रियात्मक पक्ष का संबंध मनोयुक्त्यात्मक कौशल के विकास होता है। शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ब्लूम की भांति ईजे सिम्पसन ने 1969 में इस पक्ष को 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। पहला प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विन्यास की व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया, कार्यप्रणाली कार्यविधि, जटिल प्रकट, बाह्य अनुक्रिया। प्रत्यक्षीकरण में यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं को समझने व्यक्ति की रुचि तथा प्रेरणा जागृत होती है। बाहर की वस्तुओं या घटनाओं के गुणों तथा संबंधों के प्रति ज्ञानेंद्रियों की संवेदनशीलता इस पक्ष में मुख्य भूमिका होती है। कार्यों की श्रृंखला में सलित मानसिक क्रिया ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षण की क्रिया के लिए विद्यार्थियों की रुचि, अभिप्रेरणा आदि का होना आवश्यक होता है। बिना रुचि व अभिप्रेरणा के विद्यार्थी किसी वस्तु या घटना को समझने और उसे कोई अर्थ देने में अपनी कुशलता नहीं दिखा सकेगा। इसके अंतर्गत किसी वस्तु को वर्णनात्मक स्तर तथा व्याख्यात्मक स्तर पर अर्थ देना ही अधिगम उपलब्धि है। विन्यास का अर्थ उस प्रारंभिक संयोजन से जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं का अनुभव नहीं किया जाता है। इसके मानसिक, शारीरिक तथा संवेदनात्मक पक्षों का सहयोग आवश्यक होता है। इन पक्षों का संयोजन विशिष्ट प्रकार के विन्यास की जरूरता का रूप तैयार करना। निर्दिष्ट अनुक्रिया या क्रियात्मक कौशल के विकास का प्रथम चरण है। जटिल कौशलों से संबंधित योग्यताओं का संबंध इन निर्दिष्ट अनुक्रियाओं से है। इस क्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों को बाहरी निर्देशन या मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों से जटिल कौशल पर बल देने वाली क्रियाएं कराई जाती हैं। अभ्यास से या क्रिया करने से छात्र में जब एक विशेष कौशल की मात्रा विकसित हो जाती है तो एक विशेष प्रकार की क्रिया प्रणाली का जन्म होता है। इसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। संक्षेप में संभावित अनुक्रियाओं को संग्रहित क्रिया प्रणाली कहलाती है। इसमें संयंत्र के सहयोग के द्वारा किसी वस्तु या यंत्र की मरम्मत करना।
जटिल और बारीक प्रक्रिया इसमें इस स्तर में व्यक्ति की ये सभी योग्यताएं सिद्ध होती हैं जिनकी सहायता से कठिन से कठिन कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार यह क्रियात्मक पक्ष का सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य है। इसमें दक्षता की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षता के आधार पर कुशलता अर्जित की जा सकती है। कुशलता ग्रहण करने के उपरांत कार्य को संपन्न करने की विद्या विकसित हो जाती है। इस प्रकार कार्य करने में कम समय और कम शक्ति खर्च होती है। उदाहरण घटनाओं या क्रियाओं को जोड़ना या सिद्धांतों कार्य को परिवर्तित करना। यहाँ पर एक मैम है बच्चों को गाने के हिसाब से पढ़ा रही है। एक बार देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। कार्यप्रणाली कौशल का विकास करना, आत्मविश्वास का विकास करना, बच्चा बोले। जैसे जब हम लोग ट्रेनिंग में नहीं बोल पाते हैं और 5 घंटे की ट्रेनिंग हो रही है, सभी उसमें जुड़ गए तो सबको बोलने का मौका मिला। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। प्रतिक्रियाओं के सहायक बहुत से बच्चे क्लास नहीं बोल पाते हैं, उनको हम लोग को आत्मविश्वास देना। क्रियात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर करना, जटिल कार्य करने की कौशल या क्षमता का विकास करना। पाठचर्या में अंतिम है पाठचर्या विकास में गुरु के वर्गीकरण का महत्व। इससे क्या महत्व है? 9 भाग में इसको डाला गया है कि ब्लूम का उद्देश्य का वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसलिए यह प्रणाली अधिगमकर्ता को उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। तर्क आधारित होने के कारण इस वर्गीकरण से अध्ययन सामग्री तथा शिक्षण अधिगम स्थितियों के क्रम योजना में सहायता मिलती है। मूल्यांकन का उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायता मिलती है। सीखने वाले के स्तर का सही ज्ञान होने पर मूल्यांकन की प्रक्रियाओं उपकरणों आदि का सुनिश्चित करने और उन्हें तैयार करने में सुविधा होती है। मूल्यांकन विधियों की जांच सरलता से की जा सकती है। ब्लूम के वर्गीकरण से उचित परीक्षा स्थितियों के चयन में सुधार आती है। उचित परीक्षा स्थितियों का चयन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शोधकार हेतु वर्गीकरण अत्यंत उपयोगी है। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न संभावियों शिक्षा मनोविज्ञान विषय विशेषज्ञ शोधकर्ता मूल्यांकनकर्ता तथा समाज वैज्ञानिक के मध्य आवश्यक आदान प्रदान के कार्य को दृढ़ आधार प्रदान करता है। अंतिम है ज्ञानात्मक भावात्मक तथा क्रियात्मक 3 पक्षों से संबंधित होने के कारण यह वर्गीकरण औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो चीजें हैं हमारे जीवन में बहुत आगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो तो बहुत बड़ा है, हालांकि आप लोग इसको YouTube पर देख सकते हैं। शायद इस वीडियो को उन्होंने बहुत बार देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन इसको देखें कि एक टीचर किस प्रकार बच्चों को उसके हिसाब से शेप करता है। मतलब पढ़ाता है इजी की भाषा में और बिना सरल के, कोई इसको सरल नहीं आ रही, बच्चों को सिखा देता है। आगे देखते हैं, शायद हम हंसते हैं।
And show me how to swim. You know how to swim. How do you swim? You swim like this. Yeah. You swim like this. Yeah. So let's swim around the room. Ready? 3, 2, 1. Go. Swim, 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 swim. That's what we do. इस प्रकार हमने इसको देखा, हम लोगों ने सीखने का इसका पूरा प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी इस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे और हम सभी अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दे सकेंगे। अंत में जबरदस्ती कोई काम ना करें, जबरदस्ती कोई भी काम ना करें। टीचर क्या है और दूसरे लोग कौन है, इसको एक चीज से समझ सकते हैं। जैसे एक पेप्सी की जो पूरा बोतल है कोल्ड ड्रिंक, उसको पूरी मारेंगे, हिलाएंगे, तो खोलेंगे तो आवाज आएगी, पूरा का पूरा निकल सकता है। लेकिन एक पानी की बोतल कितने भी मारेंगे, ढक्कन खोलेंगे वो शांत रहेगा। हम सबको अपने जीवन में पेप्सी की बोतल नहीं बनना, पानी की बोतल बनना है, चाहे कोई कितना भी करे। हालांकि लोग ऐसे हैं, चाहे जो जितना करते हैं हम शांत करते हैं और आने वाले समय में शांत रहेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी काम को जबरदस्ती ना करें, जबरदस्त करें। जबरदस्ती में ही की मात्रा निकाल दें। जब हम जबरदस्त करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कंप्लीट कर रहे हैं।